सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 2 वर्ण विचार नामक पाठ को दोहराएंगे। तो आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से पाठ 2 को वीडियो देखने से पहले पढ़ें व समझें, इसके पश्चात वीडियो देखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, वर्ण विचार में वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे का बोलने में आ निकल रहा, का, खा, तो खा बोलेंगे तब भी आ निकलेगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि का है और का से आन अलग कर लिया गया तो क हो गया। क्या हो गया? क। तो ये क जो है यह सबसे छोटी ध्वनि है। आइए आगे उदाहरण देखते हैं। तो वर्ण जो होते हैं ध्वनियों से बनते हैं, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है क, और का में का से जब आ को हमने अलग कर लिया तब क्या हो गया? का। जैसे मान लीजिए अभी तक था ये का, अब क्या हो गया? क। अब इसके नीचे हलंत लग गया और इससे आ हमने निकाल लिया तो ये हो गया क। आप सभी समझ गए होंगे। इसी तरह यानी यह सबसे छोटी ध्वनि है। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, यानी कि एक क्रम में लिखा होना चाहिए। का वर्ग पहले कर दें, इसके पश्चात टा वर्ग कर दें, फिर पा वर्ग कर दें और फिर ता वर्ग कर दें, फिर चा वर्ग कर दें, तो यह क्रम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए एक क्रम में, यानी का, खा, गा, घा, अंगा, इसके बाद चा, छा, जा, झा, इया, एक क्रम में लिखा होना चाहिए। तो क्रमबद्ध का मतलब क्रम से। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। विद्यार्थियों, वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवा। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, अयोगवा। तो अब पहले हम सभी स्वर के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, स्वर की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है या हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है या हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। अब यहाँ दिया गया है कौन कौन से स्वर हैं। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ये क्या है? स्वर है। तो आप सभी समझ गए होंगे। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व लिखते कैसे हैं? तो इस तरह से ह्रस्व लिखते हैं, हा में नीचे रा, ऐसे जुड़ा हुआ होता है, आधा सा और वा।
इस तरह से ह्रस्व लिखना है। तो आइए आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या विद्यार्थियों 4 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ह्रस्व का अर्थ है छोटा, यानी वे, आइए देखते हैं। ह्रस्व यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, अब बड़ा है तो आ, ई तो बड़ी ई हो जाएगी, तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे अ, ई, उ और री, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए यह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ, तो ये कैसे स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो दीर्घ स्वर के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ जैसे दिया गया है विद्यार्थियों, तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो अ, ई, उ और री कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये कैसे स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो आप सभी इसके अतिरिक्त जो बचे हुए स्वर हैं वह दीर्घ स्वर हैं। अब विद्यार्थियों पढ़ेंगे प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो, ओम। अब ओ बोलने में काफ़ी समय लग रहा है। जैसे नास्ति, तो यहाँ पर जो प्लुत स्वर के अंतर्गत है ये इस तरह से बनाते हैं, या तो इस तरह से, और ओम में इस तरह से बना हुआ है, तो ये प्लुत स्वर का प्लुत स्वर है। आइए आगे देखते हैं। मुर्गे की बाग में तीनों स्वरों का प्रयोग हुआ है। जैसे कुकड़ू कूं, कुकड़ुक, कुकड़ू कूं, तो कुक यहाँ पर ह्रस्व स्वर है विद्यार्थियों, ड़ू जो है दीर्घ स्वर है और कूं प्लुत स्वर है। तो आप सभी स्वरों के भेद समझ गए होंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। कुल कितने स्वर हैं? तो विद्यार्थियों कुल 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11 हैं, जिसमें से ह्रस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर 7 हैं। विद्यार्थियों अभी आपने पढ़ा, आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है या हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? आप सभी को मालूम है, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अ, ई, उ और री स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? तो ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। कैसे हैं? तो ह्रस्व, आप सभी को मालूम होगा, ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। अगला है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ स्वर हैं। तो ये सभी जो हैं विद्यार्थियों कैसे स्वर हैं? तो ये सभी दीर्घ स्वर हैं। कैसे स्वर हैं? दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें विद्यार्थियों ह्रस्व स्वर कहते हैं। कैसे स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, यहाँ निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। का नंबर है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? तो आपने पढ़ा था, वह सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती। क्या कहलाती है?
वर्ण। सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, यानी 52। अगला प्रश्न है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन सी? अ, ई, उ और री। इसके पश्चात है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। प्लुत स्वर का एक उदाहरण लिखिए। तो प्लुत स्वर का उदाहरण है विद्यार्थियों ओम। क्या है? ओम। इस तरह से लिख देंगे, ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अब जो है अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग और आहा को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि यह शिरोरेखा है और इसके ऊपर ये बिंदु लगा दिए, तो यह किसका चिन्ह है? अनुस्वार, यानी अंग की मात्रा को। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। उदाहरण के तौर पर हंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम, गंगा। तो ये कैसे उदाहरण हैं? अनुस्वार के उदाहरण हैं। आगे है विद्यार्थियों, इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण है जैसे अंगा, इया, ड़, न और मा। तो इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर ही भी किया जाता है। जैसे कंघा लिखा हुआ है तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, चंपक है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे विद्यार्थियों, अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है। जैसे हंसी, चांदनी, मांग, भांति आदि। ये शब्द जो हैं अनुनासिक के उदाहरण हैं। तो अनुस्वार के अंतर्गत अंग की मात्रा है और अनुनासिक के अंतर्गत चंद्रबिंदु है। इसके पश्चात विद्यार्थियों विसर्ग पढ़ेंगे। इस ध्वनि का चिन्ह आप देख रहे हैं, 2 बिंदु होते हैं। किसी भी शब्द के बाद में जो इन 2 बिंदुओं को लगा देते हैं तो वह विसर्ग कहलाता है। इसका उच्चारण हा की भांति होता है। जैसे अत लिखा हुआ है, अत में आगे 2 बिंदु लगा दिए तो अतः, यानी आहा की मात्रा जब लगा दिए तो वह हो गया अतः। ऐसे शब्दों का प्रयोग विद्यार्थियों अधिकतर संस्कृत में किया जाता है। प्रातः, स्वतः, अंततः, नमः। तो ये इन शब्दों के बाद में विसर्ग लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों निम्न के 4 उदाहरण लिखें। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। काम करना नहीं है, इसे केवल समझना है और इनके उदाहरणों को सोचेंगे। तो अनुस्वार यानी अंग की मात्रा के कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु के लगे हुए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? और विसर्ग का प्रयोग करके कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? आप सभी सोचेंगे। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों यहाँ है व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर का जो है एक व्यंजन है और का को बोलने के लिए हमें आ की ज़रूरत पड़ती है। क, ख,
गा, घा, इन सभी वर्णों को बोलने में आ निकलता है। यानी जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे ये क्या है, का है। अब का में आ जुड़ा हुआ है, अब क्या हो गया क, अब इससे आ हमने निकाल लिया। तो इस का को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती। तो व्यंजन की परिभाषा क्या हो सकती है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब व्यंजन के भेद। विद्यार्थियों, व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब या मुख का, अब जैसे मान लीजिए पा बोलना है, अगर हम आपस में होठों को स्पर्श ना करें तो पा नहीं बोल सकते। पा, फा, बा, भा, आपस में होठों को ना जोड़ें और फिर बोलें तो पा का, फा का, बा और भा का उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए विद्यार्थियों इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के व्यंजन कैसे व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। अब का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसके बाद ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। ये जो हैं स्पर्श व्यंजन हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। तो का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि का से लेकर के पा तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं कहलाते। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक, अगर आपने का से पा लिख दिया तो फा, बा, भा, मा व्यंजन छूट जाएंगे। इसलिए इसको लिखना कैसे है? का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या का से लेकर के मा तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला और वा। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन। विद्यार्थियों, ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, सा, सा और हा, यानी कि तीनों सा और इसके पश्चात हा जो है ऊष्म व्यंजन में है के अंतर्गत आते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि का से लेकर के माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और माँ के बाद के जो 4 व्यंजन हैं यानी या, रा, ला, वा, ये जो व्यंजन हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और वा के बाद जो व्यंजन है 4, शा, सा और हा, यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके पश्चात जब आगे के जो व्यंजन है छ, त्र, ज्ञा और एक बाकी रह गया स्रा, उन्हें क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञा और स्रा। यहाँ पर
शा जो है छ, तो क और सा से मिल करके बना है त्रा, त और रा से ज्ञा, ज और इया से जिया, यानी स्रा, स और रा से मिल करके बना हुआ है। आप सभी यहाँ देख रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, वर्ण विचार, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। या, रा, ला, वा व्यंजन कहलाते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि ये जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके पश्चात है छ, त्र, ज्ञा और श्रा। कैसे व्यंजन कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है चा, फा, खा, गा व्यंजन के उदाहरण हैं। तो ये सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों के योग से बने हैं? तो ये क्षा जो है क और सा के मेल से बना है और आप सभी इसके बारे में सोचेंगे। अब पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं तो कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है और मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी कि का से लेकर के मा तक 25 व्यंजन हुए। इसके पश्चात या, रा, ला, वा 4 व्यंजन हुए। 25 4 29, यानी 25 + 4 29। इसके पश्चात विद्यार्थियों शा, सा, सा और हा तीनों सा, यानी इस तरह से 29 + 4 33, यानी 33 व्यंजन हुए। आइए आगे देखते हैं। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताएं। वर्ण किसे कहते हैं? आप सभी इसकी परिभाषा को सोचेंगे और समझेंगे। स्वर की परिभाषा एवं भेद बताइए। आप सभी ने पढ़ा है इन प्रश्नों को, केवल उत्तर सोचना है। अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? आप सभी समझेंगे। संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो पहला जो है भवन है। क्या है? भवन। दूसरा है तितली और तीसरा है स्वागत। क्या है? स्वागत। और इसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो है मानव। कैसा शब्द है? मानव। और 5वें पर जो है वो है विद्यालय लिखा हुआ है। इस तरह से इन ध्वनियों को मिलाकर के शब्द बना सकते हैं। इसके पश्चात है निम्नलिखित मात्राओं के 2-2 शब्द बताइए। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। आप सभी सोचेंगे। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 4 में 4 में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को अलग अलग लिखिए। यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें अलग अलग करना है। तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर सोचेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का कार्य है हिंदी व्याकरण पाठ 2 पढ़ें व समझें। धन्यवाद। बाय।